बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी एवं संचार सूचना तकनीकी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, प्रणाली उपागम के संप्रत्यय बताइए। उत्तर, प्रणाली जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, एक व्यवस्था का द्योतक है जिसका अभिप्राय क्रमबद्ध समग्र के संगठन से होता है। इसमें प्रत्येक भाग का दूसरे भाग से संबंध स्पष्ट होता है और यही संपूर्ण या समग्र का निर्माण करता है। एक विद्वान के अनुसार प्रणाली तो विभिन्न भागों का कुल योग है जो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से किंतु साथ साथ मिलकर कार्य करता है। रिचर्ड ए जॉनसन के शब्दों में प्रणाली शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसी वस्तुओं का योग जो किसी सतत चलने वाली अंतःक्रिया या परस्पर आश्रित क्रियाओं द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। प्रणाली एक विशिष्ट तथा प्रत्ययों को व्यवस्थित रूप से समाहित करने वाली एक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 2, इंटरनेट क्या है। उत्तर, इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है जिससे कि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वैज्ञानिक आंकड़े, सूची तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन एवं संस्थानों के विषय में सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये सूचनाएं विश्व के किसी कोने से प्राप्त की जा सकती हैं। ये सूचनाएं बड़ी सरलता से और त्वरित रूप से प्राप्त हो जाती हैं। यदि घर में टेलीविज़न और निजी कंप्यूटर हो तो अति आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं के मुक्त प्रवाह और ज्ञान में भागीदारी के फलस्वरूप हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। प्रश्न 3, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकॉन्फ्रेंस में वास्तव में दूर दूर बैठे हुए दो या दो से अधिक लोगों के मध्य वास्तविक समय अंतर प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं और उन पर तुरंत प्रतिक्रियाएं, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं एवं आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं बताइए। उत्तर, अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य है सूचनाएं प्रदान करना। नंबर 2, अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, छात्रों को उस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। अनुदेशन तकनीकी में सही उत्तरों का पुनर्वलन होता है। नंबर 5, अनुदेशन तकनीकी मनोविज्ञान, दर्शन तथा विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का उपयोग करती है। नंबर 6, इसके माध्यम से अनुदेशन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नंबर 7, यह तकनीकी पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर विषय के विभिन्न प्रकरणों में तारतम्य बनाए रखती है। या नंबर 8, यह कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। नंबर 9, यह शिक्षकों के अभाव में भी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखती है। प्रश्न संख्या 5, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताइए। उत्तर, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, शिक्षण तकनीकी। नंबर 2, व्यवहार तकनीकी। नंबर 3, अनुदेशन तकनीकी। नंबर 4, अनुदेशन की रूपरेखा। प्रश्न 6, शैक्षिक दूरदर्शन से क्या आशय है। उत्तर, दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर से किसी वस्तु को देखना है। दूरदर्शन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम देश विदेश में घटित घटनाओं, महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक बातों, मनोरंजन करने वाले कार्यक्रमों का सजीव चित्र देखते हैं और उनकी आवाज़ों को भी सुनते हैं।
दूरदर्शन को टेलीविज़न या टीवी कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रायः दूरदर्शन से मनोरंजनात्मक दृश्यों, सिनेमा के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक या शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को ही शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था, द्वारा ज्ञान दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध शिक्षा स्तर से संबंधित विविध कार्यक्रमों एवं विषयों से संबंधित दिया जाता है, जो सच्चे अर्थों में शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा ही उच्च कक्षाओं से संबंधित विविध विषयों के पाठ्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है। इस सभी कार्यक्रम शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 7, शैक्षिक तकनीकी क्या है? उत्तर, शैक्षिक तकनीकी अति विस्तृत शब्द है। इसका तात्पर्य संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को योजनाबद्ध कर क्रियान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाना है। डॉक्टर आनंद के शब्दों में, इसमें वह बात शामिल है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण तथा शिक्षा की लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है, जैसे अनुदेशात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करना, अधिगम संबंधी वातावरण की योजना बनाना, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री को तैयार करना, शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्तियों तथा अधिगम के माध्यमों का चयन करना एवं शिक्षण तथा अधिगम प्रणालियों का मूल्यांकन करना इत्यादि। प्रश्न संख्या 8, शिक्षण के अधिनियमों का विवेचन कीजिए। उत्तर, शिक्षण में यथासंभव प्रश्न एवं उत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण में अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अनुकरण करने तथा उसके अभ्यास करने के अवसर प्रदान करे। छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम उद्देश्य तथा आकांक्षा स्तर उनकी योग्यता स्तर तथा क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। समान अभिप्रेरण कुशल शिक्षण के लिए वरदान है। छात्र दंड की अपेक्षा प्रशंसा से ज़्यादा सीखते हैं। प्रश्न संख्या 9, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य बताइए। उत्तर, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्तमान शैक्षिक उद्देश्य व आवश्यकताओं की पहचान करना। नंबर 2, शिक्षा नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन करना। नंबर 3, शिक्षा को अपव्यय से बचाना। नंबर 4, कक्षा शिक्षण की प्रभावकारिता में वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 10, कठोर उपागम के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, कठोर तकनीकी के साधन 2 हैं। नंबर 1 श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन। प्रश्न संख्या 11, ई अधिगम की विशेषता क्या है? उत्तर, ई अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, या इंटरनेट सेवाओं और वेब तकनीकी से युक्त ऑनलाइन अधिगम है। या नंबर 2, या कंप्यूटर सह अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित अधिगम से अधिक व्यापक है। नंबर 3, इसे दृश्य श्रव्य अधिगम, बहुमाध्यम अधिगम, दूरस्थ अधिगम आदि के समानार्थी नहीं समझना चाहिए। नंबर 4, इसमें इंटरनेट आधारित संप्रेषण जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और वेब आधारित अनुदेशन अवश्य सम्मिलित होते हैं। नंबर 5, कंप्यूटर आधारित अधिगम जैसे आभासी कक्षा, कृत्रिम बुद्धि, बहुमाध्यम अधिगम आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो इसे ई अधिगम कहते हैं। आधुनिक एवं अधिगम में वेब, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, पेजर, आईपॉड आदि के द्वारा इंटरनेट प्रयोग से अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, शैक्षिक तकनीकी की मान्यताओं का विवेचन कीजिए। उत्तर, शैक्षिक तकनीकी निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, प्रत्येक मानव मशीन की भांति कार्य करता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में मानव व्यवहार में परिमार्जन तथा परिष्करण हेतु इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, शिक्षण कला
तथा विज्ञान दोनों ही हैं, अतः शिक्षण का विश्लेषण किया जा सकता है तथा शिक्षण को इसके छोटे छोटे तत्वों एवं अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। फिर बाद में इन तत्वों एवं अवयवों का भी गहन प्रेक्षण, निरीक्षण तथा अध्ययन संभव है। अतः शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक उपागमों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत समावेशित विषय वस्तु का विवेचन कीजिए। उत्तर, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत निम्नांकित विषय वस्तु समावेश किए जा करते हैं: शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण मार्गदर्शन, शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण प्रतिमान तथा सिद्धांत, शिक्षण उपागम, युक्तियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण में नवीन धारणाएं, सीखने के सिद्धांत, शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण छात्र संबंध, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक का शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण, शिक्षा व्यवहार परिमार्जन, शिक्षा प्रयोग, 8 योजनाओं का निर्माण। प्रश्न संख्या 14, शिक्षण क्रियाओं के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न शिक्षण क्रियाओं का समग्र रूप है, अतः शिक्षण क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं। शिक्षण की सफलता इन क्रियाओं से सफल संचालन पर निर्भर करती है, जो शिक्षण की क्रियाओं का महत्व प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1, शिक्षकों को दिशा निर्देश मिलता है कि उन कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा के समय तथा कक्षा के बाद का क्या करना चाहिए। नंबर 2, शिक्षण क्रियाएं शिक्षण चरों के स्वरूप को समझने में सहायता देती है। नंबर 3, इनको सुव्यवस्थित कर शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। नंबर 5, ये क्रियाएं सूक्ष्म उपागमों के प्रयोग को बढ़ावा देती है। नंबर 6, शिक्षण की स्मृति से लेकर चिंतन स्तर तक के शिक्षण को ब्रैकेट में इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रैकेट बंद प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। प्रश्न 15, प्रतिमान स्तर की संरचना का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संरचना समस्या की प्रकृति पर आधारित रहती है। छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति को उत्पन्न करना, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ, चिंतन मनन का प्रयोग करना, उपकल्पना का प्रशिक्षण तथा समरूप समाधान करना होता है। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण तथा विकास का कार्य शैशवावस्था में ही होता है। शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए काफ़ी चिंतन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 16, ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन के कार्य क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन की कार्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं: योग करना, पुनर्व्याख्या करना, सारांश देना, पुनः लिखना, मिलाना, सृजन करना, प्रारूप तैयार करना, विभाजित करना, संकलित करना एवं अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, सारांश देना, उचित ठहराना, व्याख्या करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना आदि है। ब्लूम के संश्लेषण एवं मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष को सृजनात्मक उद्देश्य के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न संख्या 17, कठोर एवं मृदुल उपागम में अंतर बताइए। उत्तर, कठोर तथा मृदुल उपागम में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, कठोर उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों से है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध यांत्रिक उपकरणों के संचालन हेतु कार्यक्रमों के निर्माण से है। नंबर 2, कठोर उपागम भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों से है। कठोर उपागम शिक्षण के साधनों से संबंधित है, जबकि मृदुल उपागम का संबंध शिक्षण साधनों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण से है। नंबर 4, कठोर उपागम बिना मृदुल उपागम के गतिशील नहीं हो सकता है। नंबर 5, कठोर उपागम के संचालन में मृदुल उपागम के निर्माण हेतु कुशल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। नंबर 6, शिक्षण का वास्तविक एवं अस्थायी
स्वरूप मृदुल उपागम के द्वारा देखा जा सकता है, जबकि कठोर उपागम द्वारा ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, पब्लिक संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पब्लिक संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात या संदेश के असंख्य लोगों तक जब पहुंचाता है तो उसे पब्लिक संप्रेषण कहा जाता है। पब्लिक संप्रेषण की प्रकृति सामूहिक होती है। इसकी भाषा अधिक सरल, सुगम, सुबोध एवं स्पष्ट होती है, जिससे कि जन जन तक पहुँचे संदेश में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो सके। प्रश्न 19, ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। उत्तर, रॉबर्ट ग्लेसर ने सन 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अभिप्राय को उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमताएं पहचानी जा सके। प्रश्न 20, पुनर्बलन कौशल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुनर्बलन से हमारा अभिप्राय ऐसे उद्दीपनों का उपयोग करना है जिनके प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इनमें पुरस्कार, प्रशंसा करना, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पुनर्बलन, नंबर 2 ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है और ऋणात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के गलत या अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न 21, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आज का युग क्रांति का युग है तथा हम ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं। ज्ञान किसी राष्ट्र की शक्ति है एवं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस बढ़ते हुए ज्ञान तक पहुंचने के लिए तथा उसका उपयोग करने के लिए नवीन तकनीकों का आवश्यकता होती है। इसके लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। प्रश्न 22, ब्रेन स्टॉर्मिंग व्यूह रचना क्या है। उत्तर है, इस व्यूह रचना का प्रारंभ A.F. ऑक्सबोर्न ने किया था। किसी विशेष परिस्थितियां या समस्या समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के विचार जानने का प्रयास किया जाता है। इस व्यूह रचना का प्रयोग उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास एवं सृजनात्मक क्षमताओं की वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रश्न 23, ब्लूम टैक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं। उत्तर, अंग्रेजी के शब्द टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन अथवा वर्गीकरण। जब इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है तब इसका तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम से होता है। इस प्रकार का व्यवस्थित क्रम या वर्गीकरण शिक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। यह टैक्सोनॉमी निम्नलिखित 3 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है। नंबर 1 शैक्षिक सिद्धांत, नंबर 2 तार्किक सिद्धांत, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष से, नंबर 2 भावनात्मक पक्ष से, नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष से। ब्लूम ने शिक्षा को 3 प्रकार के से वर्गीकृत किया है। नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 भावात्मक पक्ष, नंबर 3 क्रियात्मक पक्ष। प्रश्न 24, ट्यूटोरियल नीति से क्या आशय है। उत्तर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के शिक्षण अधिगम में ट्यूटोरियल ब्रैकेट में अनुवर्ग नीति का प्रयोग किया जाता है। इस नीति में संपूर्ण कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया जाता है। शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह की समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाता है और छात्र उनके द्वारा सही समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। ट्यूटोरियल नीति से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ साथ पाठ्यांशों से संबंधित कठिन जटिल तथ्यों के स्पष्टीकरण एवं सामान्यीकरण करने में मदद मिलती है। उच्च कक्षाओं में ट्यूटोरियल नीति से शिक्षण अधिगम
करने में विशेष मदद मिलती है। प्राय ट्यूटोरियल नीति का प्रयोग परंपरागत कक्षा शिक्षण के एक सहायक विकल्प के रूप में किया जाता है। ट्यूटोरियल नीति का अनुप्रयोग कमजोर विद्यार्थी एवं धीमी गति से सीखने वाले बालक के साथ प्रतिभाशाली बालकों को उचित निर्देशन अनुदेशन देने में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रश्न 25, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ बताइए। उत्तर, सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। नंबर 2, छात्र अध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। नंबर 3, प्रतिपुष्टि संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है। नंबर 4, छात्र अध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 5, मूल्यांकन में छात्र अध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। नंबर 6, निरीक्षक छात्र अध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। नंबर 7, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। नंबर 8, यह विधि छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। नंबर 9, यह शिक्षण विधि छात्र अध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। नंबर 10, इस विधि के माध्यम से छात्र अध्यापक को विद्यालय में सीधी पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम छात्र तथा छोटी पाठ योजना से अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्र अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। प्रश्न 26, शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग बताइए। उत्तर, वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग एवं उपयोगिता को निम्नलिखित ढंग से प्रकट किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षण एवं अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग। नंबर 2, परीक्षा एवं मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग। नंबर 3, शैक्षिक प्रबंधन में कंप्यूटर का उपयोग। नंबर 4, अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रह गणना में प्रयोग। नंबर 5, विविध सूचनाओं के भंडारण में प्रयोग। नंबर 6, अधिगमित पाठों को वस्तुनिष्ठता से ओतप्रोत बनाने में प्रयोग। नंबर 7, स्वशिक्षण एवं अध्यापक नियंत्रित शिक्षण में प्रयोग। नंबर 8, छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देने में प्रयोग। नंबर 9, विभिन्न तथ्यों को क्रमबद्ध करने में प्रयोग। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET के कार्य बताइए। उत्तर, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विविध तकनीकी संबंधी समस्याओं का समाधान तथा शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। नंबर 2, शैक्षिक नीति नियंताओं, प्रशासकों, अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी के मूल मंतव्यों एवं कार्य प्रणालियों से संपृक्त करना। नंबर 3, शैक्षिक तकनीकी से संदर्भित नवीन मॉडलों, नवीन आविष्कारों, दृश्य श्रव्य उपकरणों आदि के उत्पादन एवं उपयोग में निपुण बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। नंबर 4, शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने वाले उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। नंबर 5, प्रचलित एवं नवीन शिक्षण प्रविधियों में परिशोधन हेतु प्रयोग एवं अनुसंधान का कार्य संपादित करना। नंबर 6, केंद्रीय सिनेमा पुस्तकालय का संचालन एवं शैक्षिक फिल्म उपलब्ध कराना। नंबर 7, विविध शैक्षिक तकनीकी से संदर्भित समस्या हेतु सलाह, सुझाव एवं समन्वय का कार्य करना। प्रश्न 28, मस्तिष्क विप्लव नीति की विशेषताएं बताइए। उत्तर, मस्तिष्क विप्लव नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 2, यह भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। नंबर 3, छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है। नंबर 4, छात्रों को सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करती है। नंबर 5, सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं। नंबर 6, यह छात्रों को स्वतंत्र पूर्वक सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। नंबर 7, यह शिक्षण की सृजनात्मक नीति है तथा मौलिक विचारों को बढ़ावा देने वाली है।
प्रश्न 29, प्रायोजन के प्रकार बताइए। उत्तर, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रायोजनाएं बनाकर छात्रों को सक्रिय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ये प्रायोजनाएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1, निर्माण संबंधी प्रायोजना। हेडिंग, जैसे विद्यालय में वाटिका संग्रहालय, एक्वेरियम, टेरियम, वाइवेरियम यंत्रों आदि के निर्माण संबंधी परियोजनाएं। नंबर 2, निरीक्षण संबंधी परियोजनाएं। इसमें पर्यटन आदि के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, जलवायु, वनस्पति, पुष्पों आदि की विशिष्टताओं के निरीक्षण के लिए परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 3, उपभोक्ता प्रायोजना, जैसे कृषि, बागवानी आदि। नंबर 4, संग्रह संबंधी परियोजना, जैसे विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, पौधे, चित्र, मॉडल आदि की संग्रह संबंधी प्रायोजनाएं। नंबर 5, पहचान संबंधी प्रायोजना, जैसे फूल, फल, बीज, जड़, जीव जंतु के वर्ग एवं श्रेणी संबंधित प्रायोजनाएं। नंबर 6, शल्य कार्य संबंधी परियोजना, जैसे जीव जंतु, जड़, तना, फूल, फल आदि को काटकर उनके आंतरिक अंगों के अध्ययन संबंधी परियोजनाएं। नंबर 7, समस्यात्मक परियोजना, जैसे आहार में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार आदि। प्रश्न संख्या 30, शिक्षण प्रतिमानों की मान्यताएं बताइए। उत्तर है, शिक्षण प्रतिमानों की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षण प्रतिमान प्रभावशाली रूप से सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण है। नंबर 2, निर्माण करने में साधन है। नंबर 2, शिक्षण प्रतिमान सीखने के अनुभव के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करती है। नंबर 3, प्रत्येक प्रतिमान शिक्षण की सफलता के लिए अनेक शिक्षण नीतियों, विधियों तथा युक्तियों का प्रयोग करता है। नंबर 4, प्रत्येक प्रतिमान शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतर प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है और शिक्षण प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है। अगर यह ऑडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और ऐसे ऑडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।